Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो एवरीबॉडी, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च वीक 3 का जीके। दिस इज जीके रेलेवेंट फॉर क्लैट 2023। बेसिक प्रोसेस जो है इस वीडियो का बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे पिछले वीडियोस में करता हूं। मैं इस हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। उन टॉपिक्स पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप टेस्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं। सजेस्ट करूंगा कि वीडियो देखने के बाद आप इसको टेस्ट फॉर्म में बाद में रिवीजन के लिए जरूर ट्राई कीजिए। उससे आपका जो है नॉलेज इंप्रूव होगा और होपफुली थिंग्स याद भी रहेंगे। राइट, ऑल यू नीड टू डू, अगर आप इसको टेस्ट फॉर्म में लेना चाहते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। साइन अप होते ही आपको जो है हमारे पोर्टल पे इस वीक के जीके और बाकी सारे हफ्तों के जीके टेस्ट फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, सो जरूर कीजिए एक्सेस इस चीज को। और एक और फायदा है उसको एक्सेस करने का कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, टॉपिक्स आपको दूंगा, उन सब टॉपिक्स के लिए आपको रिसर्च के लिंक्स भी दूंगा। विच मीन्स कि अगर 5 या 7 क्वेश्चंस अगर मैं आपको इस पे दे रहा हूं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है आप रिसर्च लिंक से गैदर कर सकते हैं। राइट, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस हफ्ते के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। राइट, स्क्रीन पे आपको नजर आएगा अभी। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द वीक। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाई गई थी फॉर कैप्टिव वाइल्ड एनिमल्स। लाइटनिंग एज अ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर कैटेगराइज करना चाहिए, ये मांग। ईरान का डील सुखोई जेट्स खरीदने के लिए, यूके की नई पॉलिसीज रेफ्यूजीज पे, सिलिकॉन वैली बैंक का जो क्रैश था, ईएसजी रेगुलेशंस, सऊदी और ईरान का डील, नेट जीरो वेस्ट, डेटा गवर्नेंस, इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बना। आर्मेनिया के पीएम ने रशिया को क्रिटिसाइज किया। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इन इंडिया फॉर फॉरेन लॉयर्स और फर्म्स की एंट्री इंडिया में। पैट्रिक फ्रेंच जो पॉपुलर हिस्टोरियन और राइटर थे, उनका देहांत हुआ। 7 स्टेट्स गेट टेक्सटाइल पार्क्स। और फाइनली तमिलनाडु के स्टेट में फेक कैंपेन न्यूज का जो फैला है। राइट, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट की कमिटी एक बनाई गई, एक इंस्टीट्यूट की गई, हाई पावर्ड कमिटी लेड बाय फॉर्मर जज जस्टिस दीपक वर्मा। और ये कमिटी बनाई गई नेसेसरी चेक्स और फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज फॉर कैप्टिव वाइल्ड एनिमल्स। बेसिकली जो भी वाइल्ड एनिमल्स कैप्चर किए गए उनको लेके आना, उनका ट्रांसफर, प्रोक्योरमेंट, रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू, इन सब चीजों के लिए ये हाई पावर्ड कमिटी बनाई गई। इनफैक्ट कमिटी पहले बनाई गई थी, इसको अब ये वाले एक्स्ट्रा एक्शंस भी एलोकेट करे गए हैं। इस पे क्या क्वेश्चंस बनेंगे? एम्बिट ऑफ द अबव कमिटी वाज रिस्ट्रिक्टेड फॉर विच स्टेट्स। बेसिकली ये पहले जो कमिटी बनाई गई थी ये पहले कुछ स्टेटों के लिए बनाई गई थी, तो वो कौन से स्टेट्स थे? और अब जब इसका जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड किया गया है तो इसकी कमिटी में और कौन से मेंबर्स कोऑप्ट हो जाएंगे? हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? कौन सी अथॉरिटी है जो एक्सचेंज ऑफ एनिमल्स पे डील करती है बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन जूज? और ऐसा कौन सा स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जो सरकार ने बनाया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ क्राइम? वाइल्ड लाइफ में जो क्राइम्स होते हैं उनको कॉम्बैट करने के लिए कौन सी
मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी बनाई गई है, राइट? इसके आंसर्स देखते हैं। तो जो अभी कमिटी बनाई गई है, जो उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ाया है, उसको पहले जो बनाया गया था त्रिपुरा और गुजरात के स्टेट्स के लिए बनाया गया था, और अब नाउ दैट इज इसका जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड किया गया है टू ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें हर स्टेट के चीफ वाइल्ड फायर वार्डन्स भी जो है, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स भी जो है, इसमें वो ऑप्ट हो जाएंगे एज मेंबर्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो यूनियन मिनिस्टर है वो है श्री भूपेंद्र यादव। और सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो इंडिया और विदेश के जेलों के साथ, विदेश के जूओं के साथ एक्सचेंज को अप्रूव करती है। एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम को डील करती है इन आवर कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लाइटनिंग एज अ नेचुरल डिजास्टर। बहुत ये जान के सरप्राइज होगा आपको कि नेचुरल डिजास्टर्स जो कैटेगराइज करे जाते हैं इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, उसमें लाइटनिंग को एज अ नेचुरल डिजास्टर नहीं माना जाता है। तो ये न्यूज ये बता रही है कि एक जो कन्वेंशन हुआ था, उस कन्वेंशन में जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो सेक्रेटरी हैं श्री कमल किशोर, उन्होंने बोला कि लाइटनिंग के कारण काफी सारे डेथ्स हो रहे हैं इंडिया में, और इस कारण से इसको भी एक नेचुरल डिजास्टर के फॉर्म में इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, राइट? तो इस पे क्वेश्चंस जो बनेंगे वो यही है कि नेचुरल डिजास्टर की जहां तक बात आ रही है, तो इनमें से कौन सा जो इवेंट है उसको नेचुरल डिजास्टर को के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ बेसिकली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में एक नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, रिस्पॉन्स फंड है, और एक स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है। तो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की का कितना परसेंटेज जो है सेंटर से, यूनियन गवर्नमेंट से स्पॉन्सर किया जाता है, फंड किया जाता है। इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, जैसे जापान, मेक्सिको और यूएस में पहले से ही प्रेवलेंट है, इंडिया में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था, 2021 की बात है। तो ये कहाँ लॉन्च हुआ था, कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ था, कौन सा इंस्टीट्यूट था जिसने एक जॉइंट वेंचर बनाया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ, टू बिल्ड एन ऐप टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक्स, सॉरी, टू प्रिडिक्ट नेचुरल डिजास्टर्स। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है इंडिया की जो फोरकास्ट करती है रेनफॉल, साइक्लोन्स, हीट वेव्स, फॉग, थंडरस्टॉर्म एक्सेट्रा, राइट? तो बेसिकली बात डिजास्टर की ही नहीं, प्रिडिक्शन की भी आती है, राइट? तो इसके आंसर्स देखते हैं। अर्थक्वेक, साइक्लोन और क्लाउड बर्स्ट को नेचुरल डिजास्टर माना जाता है, परंतु वॉल्केनिक इरप्शन को और जैसा हम जान रहे हैं लाइटनिंग को एज अ नेचुरल डिजास्टर नहीं माना जाता है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में जो है, सॉरी, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में जो है 75% जो है सेंटर का फंडिंग आता है। और इंडिया का पहला जो अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो उत्तराखंड के स्टेट में लॉन्च किया गया, 2021 की बात है ये। और आईआईटी रुड़की, जो ऑब्वियसली उत्तराखंड के स्टेट में ही आती है, इन अ जेवी विद एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने प्रिडिक्ट करने का एक ऐप बनाया है जो नेचुरल डिजास्टर्स प्रिडिक्ट करके लोगों को इन्फॉर्म कर सकता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, राइट? फाइनली इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो प्रिडिक्ट, फोरकास्ट करती है रेनफॉल, साइक्लोन, हीट वेव्स, फॉग्स, थंडरस्टॉर्म्स एक्सेट्रा। इन सबको प्रिडिक्ट करने वाली एजेंसी जो है आईएमडी है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ईरान का डील हुआ रशिया के साथ, रशिया से सुखोई जेट्स खरीदेंगे वो, और ये ऑब्वियसली इसका इंडिकेशन यही है कि कन्वेंशनल वेपन्स खरीद सकते हैं। तो सैंक्शंस जो है पहले ईरान पे लगे हुए थे, वो अब स्पेयर पार्ट्स और वेपन्स और जेट्स खरीद पा रही है, राइट? सो इस पे ऑब्वियसली क्वेश्चंस यही बनते हैं कि सबसे पहले जो है ईरान इराक की एक लड़ाई हुई थी, वो कौन से ईयर में हुई थी? काफी मेजर लड़ाई है। उसके बाद इराक ने जो है बहरेन को भी आई थिंक अटैक किया था। सो द पॉइंट इज कि ईरान इराक का वॉर कब हुआ था, और ये 13 साल का बैन जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पे डाला था, ये कब समाप्त हुआ ईरान पर? और ईरान ने एक लॉन्ग टर्म डील साइन किया था
राइट, विच अंडर विच इट वुड लिमिट अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और अलाउ करेंगे इंस्पेक्शंस के लिए, इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को लाने के लिए। तो इसके बदले में वो इंटरनेशनल सैंक्शंस उठाने का डील उन्होंने साइन किया था। तो इस लॉन्ग टर्म डील का नाम बताइए। और इस डील से जो है कौन सी कंट्रीज, कौन से वर्ल्ड पावर्स जो थे ईरान के साथ इस डील में शामिल हुए थे। और फाइनली मई 2018 की बात है जब एक मेजर कंट्री उनमें से जो है उस डील को अबैंडन करके उस डील से बाहर आ गई। राइट, तो ये कौन सी कंट्री थी? सो इसके आंसर्स देखेंगे। 1980 से 88 का दौरा था जब ईरान और इराक की लड़ाई हुई थी। काफी वन ऑफ द मेजर वॉर्स माना जाता है, काफी इसमें हैवी कैजुअलिटीज हुए थे 8 साल की लड़ाई में। सद्दाम हुसैन ने जो है अटैक किया था पहले। तो ईरान ऑब्वियसली एंडेड अप रिटेलिएटिंग, और ये 8 साल की लड़ाई चली, जिसके बाद फाइनली ईरान ने जो है पीस डील के लिए अग्रीमेंट दे दिया अपना। 13 साल का जो बैन हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो फाइनली 2020 में खत्म हुआ। और 2020 में क्योंकि ये सैंक्शंस जो है खत्म हुए हैं, तभी ईरान जो है अभी रशिया से सुखोई के जेट्स खरीद पा रहा है, कन्वेंशनल वेपन्स खरीद पा रहा है। और द मेजर लॉन्ग टर्म डील जो ईरान ने साइन किया था वो था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। ये 2015 में साइन किया गया था। और इस डील में P5+1 नेशंस थे, मतलब द मेजर 5 वर्ल्ड पावर्स प्लस जर्मनी। द मेजर 5 पावर्स बीइंग US, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया और यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन की जर्मनी इसमें इंक्लूडेड थे। और इन्होंने जो है JCPOA साइन किया था 2015 में, और 2018 में US जो है उसने अबैंडन कर दिया था इस डील को। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है डील से बाहर निकाला है US को, और फिर उसके बाद सैंक्शंस वापस इंस्टीट्यूट किए ईरान पे। इनफैक्ट दे आल्सो लॉबीड किए सैंक्शंस लिफ्ट करने का जो टाइम था 2020 में, ये ना लिफ्ट किए जाए, बट बाकी नेशंस जो है इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए द सैंक्शंस वर इंडीड लिफ्टेड एज पर द डील। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नया यूके का नया पॉलिसी आया है रेफ्यूजीज पे, जिसके अंडर वो स्टॉप द बोट्स के नाम से इसको प्रचलित है। बेसिकली गवर्नमेंट ने एक प्रण लिया है कि हम और रेफ्यूजीज को यूके के अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि रिकॉर्ड नंबर ऑफ रेफ्यूजीज आ रहे हैं और यूके की इकोनॉमी इसके कारण सफर कर रही है। सो यूके की नई पॉलिसी आई, प्रपोज्ड है एटलीस्ट रेफ्यूजीज पे। तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। द इंटरनेशनल डेफिनेशन रेफ्यूजी का ये कब और किस इवेंट पे जो है आता है, और कौन सा प्रोटोकॉल है जो ऑब्वियसली जब पहली बार बना था तो उस पे स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर इवेंट था, तो उस पे कुछ लिमिटेशंस थे, जो ज्योग्राफिक लिमिटेशंस थे और टाइम बाउंड लिमिटेशंस थे। तो कौन सा प्रोटोकॉल था जिसने इन लिमिटेशंस को रेफ्यूजी के डेफिनेशन से हटाया? और ऐसा बिल बताइए जो भी हम बात कर रहे हैं, यूके की नई पॉलिसी है रेफ्यूजीज पे, ये कौन सा बिल है दैट सीक्स टू रेगुलेट इमिग्रेशन एंड स्पेसिफिकली इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज, अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स और असाइलम सीक करने वाले जो लोग हैं बाहरी कंट्रीज से, उनको स्टॉप करने के लिए ये कौन सा बिल प्रपोज किया गया है? अप्रैल 2022 की बात है कि यूके ने एक MOU साइन किया था टू रिलोकेट असाइलम सीकर्स इनटू द यूके इनटू सम अदर कंट्री। तो ये कौन सा कंट्री था जिसके साथ MOU यूके ने बनाया? इनफैक्ट इस MOU को और इस एग्रीमेंट को भी काफी क्रिटिसिज्म मिला है वर्ल्ड ओवर। ऑल्दो यूके का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस मूव को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया है, और इसमें कोई ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम या कोई लीगल इश्यू तो नहीं है, ये उन्होंने अनाउंस किया था। फिर फाइनली 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने रेफ्यूजीज पे एक नया पोजीशन दिया था, जिसके तहत उन्होंने 7 नेशंस के, मुस्लिम नेशंस हैं ये, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, और उन नेशन से नेशनल्स को यूएस में आने से एटलीस्ट 90 डेज के लिए उन्होंने स्टॉप किया था। इनफैक्ट उसके अलावा एक कंट्री को उन्होंने जो है 90 डेज छोड़िए, पर इनडेफिनेटली उन्होंने बैन कर दिया था फ्रॉम एंटरिंग द यूएस। तो ये कौन सी कंट्री थी जिसको इनडेफिनेटली बैन किया था, जिसके नेशनल्स को डोनाल्ड ट्रंप ने? तो इसके आंसर्स देखते हैं। रेफ्यूजी का डेफिनेशन जो है 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन से आता है। ऑब्वियसली दिस वाज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 में भी रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम हुई थी, बट वर्ल्ड वॉर 2 में
स्पेसिफिकली काफी सारे रेफ्यूजीज जब आने लगे डिफरेंट नेशंस, अलाइड नेशंस के अंदर, तो ये रेफ्यूजी कन्वेंशन होल्ड किया गया और इस रेफ्यूजी कन्वेंशन में रेफ्यूजी का डेफिनेशन दिया गया, और ऑब्वियसली इट वाज डिफाइंड एज people who had to move before the agreed date, which I think was 1951. और इस डेफिनेशन को, जोग्राफिक डेफिनेशन, मतलब कुछ कंट्रीज से आने वाले रेफ्यूजीज और कुछ टाइम तक आने वाले रेफ्यूजीज अलाउड थे इस डेफिनेशन के अंडर, बट ये रेस्ट्रिक्शन जो है 1967 के प्रोटोकॉल ने रिमूव किया था, विच मीन्स नाउ इंटरनेशनली एनी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री जहां पे उसको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, जहां पे वो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, वो दूसरे कंट्री में आकर के एज रेफ्यूजी स्टेटस ले सकते हैं। इलीगल माइग्रेशन बिल इज द नेम ऑफ द यूके बिल, जो अभी यूके पार्लियामेंट प्रपोज कर रहा है पास करने के लिए, विच ऑब्वियसली स्पेसिफिकली अनडॉक्यूमेंट वर्कर्स और असाइलम सीकर्स को रोकेगा यूके के अंदर आने के लिए। 2022 की अप्रैल में यूके ने रवांडा के गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया था, जिसके तहत कोई भी रेफ्यूजीज अगर आएंगे तो वो रवांडा में रीसेटल हो जाएंगे। तो ये डील हुई थी। एंड फाइनली 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है स्पेसिफिकली 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज को 90 डेज, उनके नेशनल्स को 90 डेज के लिए यूएस के अंदर आने से बैन किया था, और सीरिया के नेशनल्स जो है उनको इंडेफिनेटली बैन कर दिया था, राइट। टू फाइंड आउट मोर अबाउट विच कंट्रीज दीज वर, इस वीडियो के लिंक पे जाइए और साइन अप कीजिए, और आपको इस टॉपिक पे आगे के रिसर्च लिंक्स भी मिल जाएंगे, सो यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कौन से नेशंस थे और इन पे अब आगे क्या मूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब हम सिलिकॉन वैली बैंक का जो क्रैश हुआ था, उसके बाद बैंक बंद हो गई थी और उसका टेक ओवर भी हुआ था बाय बैंकिंग रेगुलेटर्स, और इसका कुछ कारण भी डिस्कस्ड है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि ऐसा हुआ क्यों, एंड इसमें एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि फेडरल रिजर्व ने जो है अपने रेट्स काफी स्टीपली, इनफैक्ट काफी बार जो है रेज किए हैं, इंक्रीज किए हैं, और क्योंकि रेट्स इंक्रीज कर गए तो गवर्नमेंट ट्रेजरीज, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स इशू होते हैं, उन बॉन्ड्स की यील्ड, रिटर्न्स जो है कम हो गए, और वो बॉन्ड जो है सिलिकॉन वैली का पोर्टफोलियो उन बॉन्ड्स में काफी हेवीली इन्वेस्टेड था, इस वजह से उन बॉन्ड्स की वैल्यू गिर गई और सिलिकॉन वैली बैंक जो है एक लिक्विडिटी क्राइसिस में चला गया, और इस लिक्विडिटी क्राइसिस से बाहर आने के लिए उन्होंने कुछ अपने शेयर्स लिक्विडेट करने की कोशिश की, बट मार्केट में पैनिक हुआ और फाइनली सिलिकॉन वैली बैंक के जो शेयर्स हैं वो बहुत अलार्मिंग रेट पे गिरे, राइट, एंड दैट्स व्हेन द बैंकिंग रेगुलेटर्स ने पॉज करके टेक ओवर कर लिया बैंक, राइट। तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि ऐसे कौन सी और मिड साइज बैंक थी इसी पीरियड में जो क्रैश कर गई, जो फेल कर गई। एसवीबी का बिजनेस मेजरली किस टाइप का था, और अब जो बैंकिंग रेगुलेटर्स ने टेक ओवर कर लिया है वो स्पेसिफिकली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सिलिकॉन वैली बैंक को टेक ओवर किया है। और ऑब्वियसली 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इज अ वेरी वेरी मेजर इवेंट, ऐसा ही इवेंट जो है 2008 में हुआ था, और उस टाइम पे तीन बैंक्स जो है क्रैश कर गए थे, तीन बैंक्स जो है कंप्लीटली क्रैश कर गए थे और बेल आउट भी किया गया था इन तीनों बैंक्स का। तो इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी बैंक है जो तब क्रैश नहीं करी थी। which legislation was introduced in 2010, इस 2008 के क्राइसिस के बाद जो यूएस ने एक लेजिस्लेशन पास किया था प्रोटेक्ट करने के लिए कि ऐसा कभी इवेंट ना हो, उस लेजिस्लेशन का नाम बताइए। और इस एक्ट को जो है फिर फाइनली अमेंड किया गया था, और उसके कुछ क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को अमेंड करके उसको चेंज किया गया था। तो ये कब की बात है, एंड ऑब्वियसली दिस इज आल्सो क्रेडिटेड एज one of the reasons for the Silicon Valley Bank crash, right? तो ये कौन से restrictions, ये कब हुआ था। तो इसके आंसर्स देखेंगे अब। सिलिकॉन वैली बैंक के अलावा सिग्नेचर बैंक भी जो है यूएस में क्रैश कर गया था रिसेंटली। सिलिकॉन वैली बैंक एक मेजर लेंडर है टू टेक्नोलॉजी फर्म, सैस ओरिएंटेड जो स्टार्टअप फर्म्स है उन सब का मेजर लेंडर है सिलिकॉन वैली बैंक, और ऑब्वियसली इसमें से काफी सारे स्टार्टअप्स जो है इंडिया के भी ओरिजिन से आते हैं, और ये एक डर है इंडिया में कि इंडियन ओरिजिन स्टार्टअप्स को मेजर इफेक्ट मिलेगा, बट विल वेट एंड वॉच वेयर दैट ऐसा होता है कि नहीं होता है। फाइनली सिलिकॉन वैली बैंक को फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एफडीआईसी ने जो है टेक ओवर किया अभी। और 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उस टाइम पे लीमन ब्रदर्स, बेयर स्टर्न्स
और वॉशिंगटन म्यूचुअल, 3 ऐसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थे जो क्रैश कर गए थे, बट मॉर्गन स्टैनली वाज नॉट वन ऑफ द बैंक्स दैट क्रैश्ड ड्यूरिंग दैट क्राइसिस। और उस क्राइसिस के बाद यूएस ने जो है एक लेजिस्लेशन इंप्लीमेंट किया था कॉल्ड द डॉट फ्रैंक एक्ट। और डॉट फ्रैंक एक्ट बेसिकली ये कहता है कि अगर कुछ मेजर बैंक्स हैं, उनके टर्नओवर को डिफाइन किया था और उनको बोला था कि दे नीड टू, उन पे स्क्रूटनी ज्यादा होगी और उनको ज्यादा कंप्लायंसेस रखने पड़ेंगे सो दैट ऐसा कभी क्राइसिस ना हो। और इस एक्ट को जो है अमेंड किया गया और द साइज ऑफ बैंक्स दैट नीडेड टू बी रेगुलेटेड, उनका साइज बढ़ा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, 2018 की बात है। एंड इसका इफेक्ट है कि काफी सारे बैंक्स जैसे आई थिंक सिलिकॉन वैली बैंक भी है, इनका जो इनका जो क्वांटम ऑफ डेट है और जो साइज है, ये उस नए इम्पोज लिमिट के नीचे आ रहा था, विच इज वाई अ लॉट ऑफ द रेगुलेशन, लॉट ऑफ द चेक्स जो हो सकते थे वो सिलिकॉन वैली बैंक पे नहीं कर पाए। और अब हम अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, विच इज अबाउट द ईएसजी रेगुलेशंस, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस के रिलेटेड में है ये ईएसजी रेगुलेशंस। और बेसिकली ये बताता है कि वर्ल्ड ओवर जो है इन तीनों एस्पेक्ट्स पे वर्ल्ड ओवर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बोथ कंपनीज और कॉर्पोरेशंस एज वेल एज गवर्नमेंट्स एंड रेगुलेटर्स जो है मैंडेट कर रहे हैं कि कंपनीज पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एनवायरनमेंट, अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखेंगे। तो इन पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो ये है कि रिलेटेड टू सीएसआर है, तो व्हेन वाज द टर्म सीएसआर फर्स्ट कॉइन्ड, ये इनफैक्ट किसने कॉइन किया था, और इंडिया में सीएसआर जो है कब लीगली मैंडेट हुआ था। और फाइनली कंपनीज एक्ट 2013 का जो है सेक्शन 135 है जो मैंडेट करता है कि कंपनीज जिनका टर्नओवर, नेटवर्थ या प्रॉफिटेबिलिटी एक लेवल से ऊपर जाए तो वो अपने एवरेज नेट प्रॉफिट, पिछले 3 साल के जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज सीएसआर एक्टिविटीज में वो डालेंगे। तो वो कितना परसेंटेज है, आंसर्स देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है 2%, राइट। अगर कंपनीज जो है अपने 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, एज लॉन्ग एज दे मीट दोस क्राइटेरिया, वो जो है सीएसआर एक्टिविटीज के लिए कमिट करेंगे। और ऐसा कमिटमेंट सीएसआर पे जो है लीगली मैंडेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रॉम April 1st 2014, फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से इंडियन ने इसको इंप्लीमेंट किया है, लीगली मैंडेट किया है। सिमिलरली जो सीएसआर का टर्म है वो हार्वर्ड बॉवन ने कॉइन किया था वे बैक इन द 1950s, और तब से जो है ये वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट हो चुका है। इनफैक्ट इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू लीगली इंस्टीट्यूट सीएसआर रिक्वायरमेंट्स ऑन कंपनीज। इस पे 2 और क्वेश्चंस भी बनते हैं कि यूके में एक स्पेसिफिक रेगुलेशन है जो बोलता है कि अगर आप कंपनी का सेल्स जो है 36 मिलियन से ज्यादा है तो वो ट्रैक करेंगे, मॉनिटर करेंगे और एनालाइज करेंगे एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ह्यूमन ट्रैफिक, चाइल्ड लेबर एंड डेट बॉन्डेज, और अपने सप्लाई चेन में इंश्योर करेंगे कि ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड लेबर के प्रॉब्लम्स ना आए। ये कौन सा रेगुलेशन है। एंड फाइनली सेबी ने जो है एक मैंडेट किया है कुछ कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस को कि वो एनुअली एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फाइल करेंगे, पब्लिश करेंगे। तो ये बीआरएसआर जो है कौन से श्रेणी की कंपनीज को पे मैंडेटरी है, राइट। तो इसके आंसर्स देखेंगे। द यूके मॉडर्न स्लेवरी एक्ट है जो कंपनीज को मैंडेट करता है यूके में कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर और डेट बॉन्डेज को ट्रैक करें, अपने सप्लाई चेन में जो है आइडेंटिफाई करके उसको एनालाइज करें। सिमिलरली इंडिया में सेबी ने जो है द टॉप 1000 लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनीज पे जो है रेगुलेशन डाला है कि वो एनुअली अपना बीआरएसआर या बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो है फाइल करेंगे, पब्लिश करेंगे। इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सऊदी और ईरान के बीच में एक डील हुआ है, काफी न्यूज में था ये रिसेंटली, क्योंकि चाइना ने ये जो डील है वो ब्रोकर किया है। और ये न्यूज जो है इंडिया के लिए भी काफी सिग्निफिकेंस है, बिकॉज इंडिया ऑब्वियसली सऊदीज और ईरानियंस के साथ इंडिया का अलग रिलेशनशिप जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, विच माइट बी इन जेपर्डी, क्योंकि अब चाइना उनके साथ अग्रीमेंट उनके क्लोज जा चुका है, राइट। सो दैट हैज इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। इन पे क्वेश्चंस देखते हैं कि जैसे ये डील बात कर रहे हैं वैसे इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में एक डील साइन हुआ था
जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसिलिटेट किया था। ये डील जो है इसका नाम क्या है, इस एग्रीमेंट का नाम क्या है, और ये एग्रीमेंट कौन से साल में साइन किया गया था। और जैसा ये डील अभी हुआ है ईरान और सऊदी के बीच में, वैसे ही इंडिया ने भी एक काउंटर डील, जो वेस्ट एशिया का क्वाड माना जाता है, ऐसा एक डील बनाया गया था। इस ग्रुपिंग ऑफ नेशंस को क्या नाम से जाना जाता है, और ये कौन से साल में कंसेप्चुअलाइज हुआ था। और इस ग्रुपिंग का जो सबमिट है वो जून 2022 में हुआ था, टू एनकरेज जॉइंट इन्वेस्टमेंट इन अ फ्यू सेक्टर्स। तो ये सिग्निफिकेंट सेक्टर्स कितने थे और कौन से थे, तो इनके आंसर्स देखेंगे हम। अब्राहम अकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है जो डील था बिटवीन द इजरायली गवर्नमेंट, यूएई एंड बहरीन। और ये 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स जो है साइन किया गया था। बट नाउ दैट इट्स 2 years डाउन द लाइन, इन अब्राहम अकॉर्ड्स का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे वेन हो रहा है। इसराइल पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि इसकी वजह से वो पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की जगह उसको इग्नोर कर रही है। और सिमिलरली इंडिया ने जो ग्रुपिंग नई बनाई है, I2U2, विच इज इंडिया, इसराइल, यूके एंड द यूएस, और ये ग्रुप जो है कंसेप्चुअलाइज 2021 में हुआ था। And this is one of the reasons that, one of the things that India is doing to counter ईरान और सऊदी का डील, बिकॉज इस ग्रुप में भी हम जो है इस डील से भी हम काफी इन्वेस्टमेंट्स हम ले रहे हैं। और इस ग्रुप का जो प्रेजेंस रहेगा ये ऐसे रीजन्स में रहेगा जहां पे काफी मिलिट्री बेसिस भी हैं, राइट। सो दैट्स ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग इंडिया का डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पोजिशन। और जून 2022 में इसका एक ऑनलाइन समिट हुआ है, विच aims at fostering the encouraging investment, joint investment in 6 sectors of significance. तो ये कौन से 6 सेक्टर्स है? वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, राइट, जो ऑब्वियसली सारे डेवलपिंग नेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इन 6 सेक्टर्स पे जॉइंट इन्वेस्टमेंट की बात हुई है इस ग्रुपिंग के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसी के साथ, नेट जीरो वेस्ट जो है, गवर्नमेंट अपनी सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अचीव करने के लिए नेट जीरो वेस्ट पे के लिए एक अब रेगुलेशन प्रपोज कर रही है, जहां पे कि ऑल रेजिडेंशियल सोसाइटीज एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस जो है मैंडेटरली इंश्योर करेंगे कि वो नेट जीरो वेस्ट है, उनका लिक्विड डिस्चार्ज ट्रीट किया जाएगा वगैरह वगैरह। और obviously this means has to do a lot with reusing, recycling and recovering waste streams, right? sludge को निकाल के उनको valuable resource की तरह ट्रीट किया जाएगा। So that's an initiative that the government is proposing. तो ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री का डायरेक्टिव है, और 2023 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने एक एम रखा था कि हम 100% मैकेनाइज्ड डीस्लजिंग करेंगे ऑफ सेप्टिक टैंक्स एंड सुअर्स। बेसिकली मैनुअल स्कैवेंजिंग की जगह इसको मैकेनाइज कर देंगे 100%। और इसका टारगेट जो है आगे 2026-27 तक रखा गया है। तो इसको इंट्रोड्यूस करते वक्त मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है एक फ्रेज यूज किया था, इसके लिए काफी अट्रैक्टिव फ्रेज है। इसका नाम, इस फ्रेज को जरा बताइए क्या है। और इस इनिशिएटिव के लिए गवर्नमेंट ने जो है 100 करोड़ का एलोकेशन किया था बजट में, 2023 के बजट में। तो कौन सी नई स्कीम इस पे लॉन्च करी गई है इस रिगार्ड में? और ये स्कीम एक्चुअली नई स्कीम नहीं है, ये एक्चुअली पिछले एक स्कीम को भी उसमें इंक्लूड हो रहा है, मतलब सबस्यूम करती है अपने अंडर। तो वो कौन सी स्कीम थी जो पहले एग्जिस्टिंग थी? और फाइनली मिनिस्ट्री का एलोकेशन इस स्कीम के लिए जो है कौन सी मिनिस्ट्री को जाएगा? सॉरी, यूनियन बजट की जो एलोकेशन है 100 करोड़ की, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आएगी? तो इसके आंसर्स देखेंगे कि अबव डायरेक्टिव जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस और रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटीज और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस पे जो लागू हो रहा है, दे नीड टू बी जीरो नेट वेस्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। और निर्मला सीतारामन मैम ने जो अनाउंस किया था वो था दैट we wish to transition from manhole to machine hole, 100% ट्रांजिशन हम ऐसा करेंगे। और इसके लिए उन्होंने अनाउंस किया था एक स्कीम कॉल्ड नमस्ते स्कीम, कॉल्ड नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, राइट। तो नमस्ते स्कीम जो है पुरानी एक स्कीम है SRMS, विच इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो मैनुअली जो है स्कैवेंजिंग करते थे ऑफ ड्रेन्स एंड ऑल सीवेजेस। उसकी जगह
उनको जो है रिट्रेन किया जाएगा स्कीम के अंदर, उनको एडिशनल स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको इनफैक्ट कैश ग्रांट्स भी दिए जाएंगे। आई थिंक अबाउट 40,000 रुपीज का वन टाइम बेनिफिट उनको भी मिलता है। बट इस स्कीम का अपटेक ऑब्वियसली इज नॉट एज ग्रेट एज यू वुड encourage as was expected, क्योंकि obviously these people इन लोगों को अगर बोला जाए कि अब आपको ट्रेन करेंगे कुछ और काम के लिए, तो that skilling task is not going to be easy। और ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है, क्योंकि वो चाहती है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग वाले जो श्रेणी के लोग हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए, साइकिल ऑफ पॉवर्टी से उनको बाहर निकाला जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। डेटा गवर्नेंस पे एक नया पोजीशन लिया है इंडिया ने। इनफैक्ट डेटा गवर्नेंस की तरफ काफी रैपिड स्ट्राइड्स किए हैं पिछले कुछ सालों में, और स्पेसिफिकली एक रेगुलेशन भी प्रपोज्ड है, राइट। तो इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसा कौन सा डिजिटल फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है दैट अलाउज यूजर्स टू शेयर देयर डेटा ऑन देयर ओन टर्म्स, कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डेटा शेयर होना चाहिए, और कंसेंट उनके हाथ में रहेगा व्हेन शेयरिंग द डेटा विद थर्ड पार्टी एप्स। एंड इनफैक्ट एक कंसेंट मैनेजर भी इसमें बीच में लाया जाएगा, इसके तहत जो है यूजर्स अपने डेटा शेयरिंग को व्यू कर सकते हैं। फिर नंबर 2, ऐसा कौन से जो ग्रुप ऑफ एपीआईज हैं जैसे आधार, यूपीआई वगैरह वगैरह, जिनको जो अलाउ करते हैं गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, डेवलपर्स को कि वो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करें और पेपरलेस, प्रेजेंसलेस और कैशलेस डिलीवरी सिस्टम बनाएं। तो इसका जो पूरा फ्रेमवर्क है एप्लीकेशंस का, एपीआईज का, इस फ्रेमवर्क का नाम क्या है? और आरबीआई ने एक मैकेनिज्म सपोर्ट किया है विच बेसिकली इज लाइक अ डैशबोर्ड, जैसे यूके में एक डैशबोर्ड अभी बनाया गया था। तो ये डैशबोर्ड जो है एक यूजर को बहुत आराम से देखने देगा कि मेरा जो फाइनेंशियल डेटा है वो एक जगह पे एग्रीगेट होके, कि मेरा डेटा किसको किसको कौन एक्सेस कर रहा है, मैं किसके साथ शेयर कर सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली द बिलीफ इज कि इस डैशबोर्ड के बनते ही और इस शेयरिंग मैकेनिज्म के बनते ही काफी सारे नए एप्लीकेशंस भी और बिजनेस मॉडल्स भी डेवलप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स, विच मींस कि डेटा जो है लोकली स्टोर होना चाहिए, लोकली उसका एक्सेस गवर्नमेंट्स को मिलना चाहिए, बाहरी देशों को नहीं मिलना चाहिए। ये जो है 2018 में किसने अनाउंस किया था? दैट रिक्वायर्ड कि सारे पेमेंट ऑपरेटर्स अपना सारा का सारा डेटा इंडिया में ही स्टोर करें, राइट। बट ऑब्वियसली जैसा सोचा था वैसा शायद नहीं हुआ, बट वील कम टू दैट लेटर। एंड फाइनली इस डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स को जो है ना फॉलो करने के लिए कौन सी कंपनीज को बैन किया गया, राइट। ये कौन सी कंपनीज थी? इनके आंसर्स देखते हैं। डेपा और डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है एक डिजिटल फ्रेमवर्क जो यूजर्स को अलाउ करता है एक पर्टिकुलर अपने टर्म्स पे ही शेयर करने को और एक्सेस करने को। और डेपा आर्किटेक्चर के अंडर एक पायलट है जो इनफैक्ट फाइनेंस और हेल्थ एप्लीकेशंस पे अभी पायलट किया है। फाइनेंस पे बन चुका है बट हेल्थ पे भी पायलट हो रहा है। और इंडिया स्टैक इस फ्रेमवर्क, इस सेट ऑफ एपीआईज को हम इंडिया स्टैक के नाम से जानते हैं, और ये फ्रेमवर्क ही है, ये स्टैक ही है जो पेपरलेस, प्रेजेंसलेस और कैशलेस डिलीवरी सिस्टम एनेबल कर रहा है पूरे देश में, यूपीआई, आधार वगैरह सिस्टम्स के थ्रू। और आरबीआई ने जो फाइनेंस में एक फाइनेंशियल डेटा पे एक जो डैशबोर्ड बनाया है, वो आता है अकाउंट एग्रीगेटर के नाम से, राइट। दिस इज एए। और ये अकाउंट एग्रीगेटर मैकेनिज्म जो है अपने यूजर को जो है देखने देता है कि मेरा डेटा किसके साथ शेयर हो रहा है वगैरह वगैरह। डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स 2018 में आरबीआई ने मैंडेट किए थे कि भाई इंडिया में ही सारा का सारा डेटा स्टोर करना चाहिए, और इस रेगुलेशन को ना फॉलो करने की वजह से मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब, इन तीनों को जो है बैन, पेमेंट सिस्टम्स को जो है बैन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, राइट। एंड इट वाज अ प्रीटी बिग न्यूज, क्योंकि इससे केवल वीजा और रुपे, यही दोनों पेमेंट सिस्टम्स थे जो फाइनली अवेलेबल थे टू बी ऑपरेटेड, राइट। सो दैट बिकेम वेरी वेरी बिग न्यूज एट दैट पॉइंट इन टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी टॉपिक पे और क्वेश्चंस भी हैं कि ऐसे अभी एक ड्राफ्ट पॉलिसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनकी ड्राफ्ट पॉलिसी रिलीज करी है टू ट्रांसफॉर्म एंड मॉडर्नाइज द गवर्नमेंट्स डेटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स। तो इस ड्राफ्ट पॉलिसी का नाम क्या है?
और इस ड्राफ्ट पॉलिसी के अंडर ऐसी कौन सी बॉडी है जो मेटी क्रिएट करेगी इन ऑर्डर टू फ्रेम एंड इवन मर्ज एंड पीरियोडिकली रिवाइज दिस पॉलिसी। तो इस पॉलिसी का नाम है नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी, और एनडीजीएफपी। और एनडीजीएफपी के अंडर जो है एक इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस या आईडीएमओ एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो पीरियोडिकली असेस करेगा, फ्रेम करेगा, मैनेज करेगा और रिवाइज करेगा इस पॉलिसी को, राइट, फॉर डेटा मैनेजमेंट, डेटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स इन इंडिया, राइट। तो ये काफी कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं। ऑब्वियसली इन पे भी काफी क्रिटिसिज्म है कि ये पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज है कि नहीं, एंड आर दे ओपन एंडेड पॉलिसीज जो सरकार बना रही है स्पेसिफिकली। ऐसा क्रिटिसिज्म सरकार को काफी मिलता है कि जो भी ये पॉलिसीज बनाते हैं ये बहुत ओपन एंडेड रहते हैं, ओपन टू इंटरप्रिटेशन रखते हैं, और ज्यादा पावर जो है गवर्नमेंट को ही देते हैं व्हेन इट कम्स टू डेटा, व्हेन इट कम्स टू व्हाट नीड टू बी सेंसर्ड, और उसका कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, राइट। दैट्स वन ऑफ द मेजर sort of criticisms डेटा पॉलिसी पे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर आर्म्स का बनता है इंडिया। इनफैक्ट अभी नहीं बना, ये काफी टाइम से है। इट कंटिन्यूज टू बी सो इवन दो इंपोर्ट्स पिछले 2 साल में ड्रॉप किए गए हैं फॉर वेरियस रीजंस। तो इस टॉपिक पे क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन सी कंट्री है जो इंडिया को सबसे ज्यादा आर्म्स सप्लाई करती है, एंड नंबर 2 पोजीशन पे कौन सी कंट्री है जो 2013 से 2022 के पीरियड में लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स थी इंडिया के लिए। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया को देने वाले फर्स्ट और सेकंड तो हम पहले दोनों क्वेश्चन में देख चुके हैं, बट वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर इंडिया के बाद कौन सी कंट्री है 2013 और 22 के ड्यूरेशन में ही। और एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर, इंडिया जो है वर्ल्ड के कितना परसेंटेज इंपोर्ट्स ऑफ आर्म्स का शेयर इंडिया होल्ड करती है, इंडिया जो है अकाउंट फॉर करती है। और 5,000 करोड़ की 5,124 करोड़ की एक डील हुई थी इंडिया और रशिया के बीच में टू मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर असॉल्ट राइफल एंड टू स्टार्ट दिस विद इन द नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स, क्योंकि क्रिटिकल है इसमें। नेवी को एक कंसाइनमेंट इनफैक्ट जा चुकी है आई थिंक 70,000 राइफल्स की, और आर्म्ड फोर्सेस को भी जो है ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है तकरीबन 6 लाख राइफल्स की। तो ये कंप्लीट नो हाउ के साथ ट्रांसफर होगा, विच मीन्स कि हम मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में ये राइफल्स। पहले सप्लाई हम इंटरनली करेंगे, बट वी आर ऑल्सो वी विल ऑल्सो बी एबल टू देन सप्लाई टू आर डिफरेंट नेशंस व्हिच वांट टू बाय दीज राइफल्स, राइट। सो ये मेक इन इंडिया को काफी बूस्ट देता है ये डील। और तो ये डील जो है कौन से असॉल्ट राइफल के लिए थी, एंड फाइनली ये असॉल्ट राइफल जो है मैन्युफैक्चर कौन से लोकेशन पे होगी इंडिया। तो इसके आंसर्स देखते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा इंडिया जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है आर्म्स फ्रॉम रशिया, ऑल्दो द शेयर इज डिक्रीजिंग, बट इट्स स्टिल रशिया एट नंबर 1 एंड फ्रांस एट नंबर 2। फ्रांस का शेयर बढ़ता जा रहा है, रशिया का शेयर थोड़ा ड्रॉप कर रहा है। और इंडिया के बाद जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट करने वाली कंपनी सऊदी अरेबिया है। एट प्रेजेंट पिछले 5 साल में इंडिया जो है 11% ऑफ वर्ल्ड इंपोर्ट्स ऑफ आर्म्स का शेयर इंडिया होल्ड करती है। और इंडिया रशिया के बीच में एक 203 का डील हुआ था तकरीबन 5,000 करोड़ का। और ये डील के तहत इंडिया जो है ये राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स जो है अमेठी शहर में मैन्युफैक्चर करेगी और फिर सप्लाई करेगी बोथ टू इंडियन आर्मी एज वेल एज टू अदर नेशंस। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नर का जो है काफी मुठभेड़ हो रही है, और इनफैक्ट एक पिटीशन भी फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में की बाय द स्टेट कि भाई गवर्नर जो है हमारे फंक्शनिंग को इम्पीड कर रहे हैं, बिल्स को पास नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं जो हम बिल्स हम पास कर रहे हैं। इनफैक्ट देव गिवन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 15 बिल्स जो पेंडिंग है फॉर अप्रूवल बाय द गवर्नर। तो ऑब्वियसली इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं अबाउट दी द व्हाट इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल कौन सा है जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिटेल करता है कि गवर्नर के जो है कोर्स ऑफ एक्शन को, कि जब बिल उनके सामने प्रेजेंट किया जाए तो वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। और इस आर्टिकल के तहत जो है कौन सा एक एक्शन जो है गवर्नर नहीं ले सकते हैं, यानी
provide his assent? Can we withhold his assent? Can he send back a money bill to the lower house, back to the houses? Can he reserve a bill for consideration by the president? Right? इनमें से कौन सा एक्शन जो है गवर्नर नहीं कर सकते हैं स्टेट के? और आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या बोलता है अबाउट अगेन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नर? और जो स्टेट तेलंगाना स्टेट जो है गवर्नर ऑफ तेलंगाना के अगेंस्ट अभी पिटिशन फाइल कर रहे हैं, ये कौन से सीनियर लॉ एडवोकेट हैं जो इस केस में अपीयर कर रहे हैं स्टेट के साइड से? इनके आंसर्स देखेंगे। आर्टिकल 200 है, 200 है, जो गवर्नर के एक्शंस को डिस्क्राइब करता है, और इस आर्टिकल के अंडर द गवर्नर इज अलाउड टू ईदर प्रोवाइड हिज असेंट और विथहोल्ड हिज असेंट. If he withholds his assent, he can either send it back to the lower house with guidance, advice कि आप श्योर हैं कि ये चेंजेस आप करना चाहते हैं, और इनफैक्ट रिकमेंडेशंस भी कर सकते हैं वो. और अगर ये रिकमेंडेशंस देते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज डिस्कस्ड बाय द हाउस और द टू हाउसेस, और उसके बाद वो बिना कुछ चेंजेस करे भी बिल वापस भेज सकते हैं गवर्नर को, इन विच केस देन द गवर्नर हैज टू पास दैट पर्टिकुलर बिल. तो काफी एडवाइजरी रोल है गवर्नर का, बट एट द सेम टाइम गवर्नर जो है मनी बिल पे ये एक्शन नहीं कर सकते हैं. मनी बिल पे गवर्नर विथहोल्ड या वापस नहीं भेज सकते हैं, which means all he can do is that he can then reserve a bill for consideration by the president of India. तो ये पावर्स उनको दिए जाए. सिमिलरली आर्टिकल 163 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो बहुत क्लियरली बोलता है, एंड दिस इज इनफैक्ट द लाइन जो गवर्नर की साइड ले रही है इस पिटिशन पे, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इज ओनली सपोज टू एक्ट इन एन एडवाइजरी मैनर. और अगर गवर्नर के कोर्स ऑफ एक्शन की बात किया जाए तो वो केवल एडवाइस ही कर सकते हैं, वो उसको इन्फ्लुएंस और ज्यादा नहीं कर सकते हैं. और द गवर्नर शैल को एक्शन पे क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा, सवाल नहीं उठाया जाएगा कि वो अपने एक्शंस को किस बेसिस पे ले रहे हैं. राइट? इस पे सवाल नहीं उठा सकते हैं. राइट? दिस इज आर्टिकल 163. और यही बात ऑब्वियसली द लॉयर्स आर्ग्यूइंग इन द फेवर ऑफ द गवर्नर ये पेश कर रहे हैं, एंड दे आर ऑब्वियसली आर्ग्यूइंग अगेंस्ट द सेलिब्रेटेड एंड जो सीनियर लॉयर है, सीनियर एडवोकेट है दुष्यंत दवे, वो इस केस में तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर हो रहे हैं. चलिए इसके साथ इसी टॉपिक पे और भी दो क्वेश्चंस हैं कि तमिलनाडु के गवर्नर भी काफी न्यूज में रिसेंटली थे, क्योंकि उन्होंने बैन किया था एक बिल, रिटर्न किया था एक बिल जो बैन करती है ऑनलाइन गेमिंग को, ऑनलाइन गैम्बलिंग को. और ये काफी कंट्रोवर्शियल था कि व्हाई इज ही बैनिंग, एंड इनफैक्ट द स्टेट जो है असेंबली, उन्होंने उस बिल को वापस लौटाने के बाद उन्होंने वापस इस बिल को प्रेजेंट किया, एंड देन द गवर्नर इज स्टिल सिटिंग ऑन द बिल, और इस पे काफी कंट्रोवर्शियल पोजीशन है गवर्नर का. और इस विषय में जो है एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द यूपीए गवर्नमेंट व्हेन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे यूपीए इंडिया के. तो अप्रैल 2007 की बात है जब एक कमिटी बिठाई गई थी टू स्टडी की गवर्नर के एक्शंस को स्टडी किया जाए कि वो क्या क्या कर सकते हैं, और उनका रिकमेंडेशन भी आया था कि गवर्नर के विंग्स को क्लिप किया जाए. स्पेसिफिकली कोट किया जा रहा है यहाँ पे कमिटी के रिकमेंडेशंस को. तो इस कमिटी का नाम क्या है? तो इसके आंसर है कि आर एन रवि इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जो ऑनलाइन गेमिंग के पैन को जो है बिल, उस वाले बिल को उन्होंने जो है रिटर्न किया था. और पंची कमीशन है जो हेडेड बाय, दैट इज चेयरमैनशिप जो है इस कमिटी का फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मदन मोहन पंची थे, और इन्होंने रेकमेंड किया था कि भाई गवर्नर के पंख जो है काट दिए जाए, गवर्नर के विंग्स को क्लिप किया जाए, उनको ज्यादा पावर नहीं देना चाहिए. इनफैक्ट काफी सारे रिकमेंडेशंस थे, इंक्लूडिंग कि गवर्नर जो है पिछले कुछ सालों से किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं होने चाहिए, इलेक्शंस में नहीं पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, वगैरह वगैरह. So you can read more about this in the research links that I provide. आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के साइन अप कीजिए, और पोर्टल के को एक्सेस करते ही आप जीके के सारे टेस्ट एक्सेस कर पाएंगे. और उस टेस्ट में इस टॉपिक के अगेंस्ट मैंने लिंक्स आपके साथ शेयर किए हैं. नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. व्हाट्सएप जो है यूके को छोड़ने का थ्रेटन कर रहा है, यूके में से अपना बिजनेस बाहर ले जाने का थ्रेट दे रहा है. And this is because there is a new bill called the Online Safety Bill जो यूके गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है पास करने के लिए, which
मैंडेट्स की भाई जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो स्कैन करें मैसेजेस को जो उनके प्लेटफॉर्म्स पे, उनके मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पे हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, उन पे पोस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि दे नीड टू बी दे नीड टू बी चेक्ड कि ये टेररिस्ट रिलेटेड या चाइल्ड ट्रैफिक रिलेटेड तो नहीं है, राइट? सो ये इंटेंशंस नोबल जरूर है, बट ऑब्वियसली व्हाट्सएप ने कहा कि भाई हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है इसको अलाउ नहीं करेगा, और अगर हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं कर पा रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के फायदे में भी है, बट हैकर्स के भी फायदे में है, राइट? एंड सो वी कैन नॉट डू दैट। और यूके के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था, जो व्हाट्सएप के हेड है विल काट, कि यूके हमारे बिजनेस का 2% है, और 2% यूजेज करने वाली टेरिटरी के लिए हम अपना बेसिक आर्किटेक्चर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो या तो ये बिल अगर पास होती है तो हम शायद अपना बिजनेस यूके से बाहर ले जाएंगे, बैन हो जाए, मतलब ऐप जो है यूके में वैलिड नहीं रहेगा। तो इस स्टेटमेंट के अराउंड ही एक और खबर आई थी कि एक और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, उन्होंने भी ऐसा ही थ्रेट दिया है कि हम अपने सर्विसेज बंद कर देंगे यूके में प्रोवाइड करना। तो ये कौन सा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म था, और इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के सीईओ कौन थे? और जो प्रपोज्ड ऑनलाइन सेफ्टी बिल है वो कम्युनिकेशन इट प्रिवेंट्स टेररिज्म कंटेंट फ्रॉम बीइंग कम्युनिकेटेड पब्लिकली, और एक और टाइप का कंटेंट है जिसको पब्लिक और प्राइवेटली जो है शेयर करने से प्रिवेंट करना चाहता है। तो ये कौन सा टाइप का कंटेंट है? और इंडिया में द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के जो रूल्स है 2021 में जो पास किए गए थे, और इस पे काफी एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स भी है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मैंडेट करती है कि लार्ज प्लेटफॉर्म जो है एनेबल करे। तो उन पे सिमिलरली किस टाइप के रेगुलेशन आर दे सेइंग कि आपको भी स्कैन करना पड़ेगा, मैसेजेस को रीड करने पड़ेंगे, और उस पे यू विल हैव, उसमें प्रॉब्लम यही आती है कि जब आप मैसेजेस स्कैन करते हो तो आप एल्गोरिथम से स्कैन करते हो, विच विल नॉट रियली टेक इनटू कॉन्टेक्स्ट, कि यूजर जो है किस वजह से ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल यूके में, सॉरी, सैन फ्रांसिस्को में एक केस था जहां पे एक फादर ने जो है ड्यूरिंग लॉकडाउन डॉक्टर को दिखाने के लिए अपने इन्फेंट बेबी के प्राइवेट पार्ट्स को शूट किया था, सो दैट द डॉक्टर कुड सी एंड गिव हिज रिकमेंडेशंस, बट द मोमेंट जो एल्गोरिथम है उसने इसको देखा तो फादर को बैन कर दिया, और एक्शन इंस्टीट्यूट कर दिया उस पे। तो दीज आर कंसर्न्स दैट प्लेटफॉर्म्स एंड इंडिविजुअल्स हैव ऐसे ब्लैंकेट रूलिंग के अगेंस्ट। बट इंडिया में जो आईटी रूल्स हैं 2021 के, उसके तहत प्लेटफॉर्म्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि वो उनको क्या करना पड़ेगा, राइट? और जब ये रूल्स जो सरकार ने सामने रखे थे तो व्हाट्सएप का रिएक्शन उन रूल्स पे क्या था, राइट? सो आंसर्स देखते हैं इन क्वेश्चंस के। व्हाट्सएप के अलावा सिग्नल है जिन्होंने बोला कि हम यूके से अपना बिजनेस बाहर ले जाएंगे, और यूके के सॉरी सिग्नल की जो सीईओ है वो है मिस मेरेडिथ विटेकर। और ऑनलाइन सेफ्टी बिल के तहत टेररिज्म कंटेंट और चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज का कंटेंट, CSEA का कंटेंट जो है पब्लिकली या प्राइवेटली शेयर करने से हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। और आईटी रूल्स 2021 के अगेंस्ट के अंडर जो है प्लेटफॉर्म्स को ट्रेसेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, विच मीन्स वो इंडिविजुअल का आइडेंटिटी आइडेंटिफाई कर पाए, ट्रेस कर पाए, कि अगर एक पर्टिकुलर मैसेज जो है वायरल हो रहा है, रीशेयर हो रहा है बहुत बार, तो उस मैसेज का ओरिजिनेटर कौन था, कहाँ किस अकाउंट से वो पहली बार शेयर की गई है, तो इसको ट्रेस को करे। और ट्रेसेबिलिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स के अंदर आने के बाद व्हाट्सएप ने जो है इंडियन गवर्नमेंट को सू किया है, राइट? तो दैट इज द रिस्पॉन्स दैट व्हाट्सएप हैज टेकन। ऑब्वियसली इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर व्हाट्सएप। 97% ऑफ यूजर्स इंडिया के जो है व्हाट्सएप यूज करते हैं, जबकि यूके में केवल 75% लोग यूज करते हैं, राइट? सो इंडिया इज अ मच मोर इम्पोर्टेंट मार्केट, और इसलिए कंपनी ने जो है इंडिया में गवर्नमेंट को सू किया है, बट बैन नहीं किया है, अपने बिजनेस को, अपने ऐप को यहाँ से बंद नहीं किया है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आर्मेनिया के पीएम ने जो है रशिया को काफी क्रिटिसाइज किया है कि एक मिलिट्री अलायंस के वो पार्ट है रशिया और आर्मेनिया, उन्होंने जो है अजरबैजान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें दैट नेशन इज नॉट गेटिंग इनफ सपोर्ट। तो पहले तो दो क्वेश्चन यही है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के पीएम प्राइम मिनिस्टर्स कौन है, और इस अलायंस का नाम बताइए, जो मॉस्को डोमिनेटेड अलायंस, सिक्योरिटी अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है, इस अलायंस का नाम बताइए। और उस अलायंस में कौन सी नेशन
फुल मेंबर नहीं है, कौन से फुल मेंबर नेशंस है और कौन से ऑब्जर्वर नेशंस है। और जो कॉन्फ्लिक्ट अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में हो रहा है, ये कौन से डिस्प्यूटेड टेरिटरी के बारे में हो रहा है, राइट। तो आंसर्स देखेंगे, निकोल पशीनियान जो है आर्मेनिया के पीएम है, जबकि अली असदोव जो है अजरबैजान के पीएम है। और जो मिलिट्री मिलिट्री अलायंस है, सिक्योरिटी अलायंस है डोमिनेटेड बाय मॉस्को, उसको सीएसटीओ के नाम से जाना जाता है, मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर नेशंस हैं, दोज आर रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान आर द मेंबर नेशंस। और इसमें ऑब्जर्वर नेशंस की स्टेटस से जो है अफगानिस्तान और सर्बिया इंक्लूडेड है। एंड जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, ऑब्वियसली द टेरिटरी इज फॉलोइंग अंडर आर्मेनिया, बट फॉर्मली अजरबैजान के टेरिटरी के नाम पे है। तो इस टेरिटरी का नाम है नगोर्नो कराबाख। तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और इसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी को लेकर के इनफैक्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये केस जा चुका है इन प्रीवियस टाइम्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विमेन्स रिजर्वेशन बिल काफी टाइम से मूव किया जा रहा है पार्लियामेंट में। और इस पे नई जो सनसनीखेज बात हुई है वो ये है कि भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की जो लीडर है के कविता, इनफैक्ट शी इज आल्सो अंडर द लिकर स्कैम, दिल्ली की एक्यूज्ड है वो। तो उन्होंने जो है एक धरना किया है, एक हंगर स्ट्राइक किया है बिफोर द पार्लियामेंट, और उन्होंने बोला है कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल को जल्दी से जल्दी पास किया जाए। और इसमें समर्थन उनको काफी सारे पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी से भी मिला है। तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं विमेन्स रिजर्वेशन बिल पे। सबसे पहली जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल पे विमेन्स रिजर्वेशन पे इनफैक्ट डिबेट हुआ है हमारे पार्लियामेंट में, वो 1931 की बात है, जब 3 वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है जॉइंट एक कम्युनिकेशन दिया थ्रू 2 वुमेन लीडर्स। एक थी बेगम शाहनवाज और दूसरी लेडी कौन थी जिन्होंने ये कम्युनिकेशन दिया था टू द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, और दिस इज नॉट समथिंग दैट वी वुमेन वांट इन इंडिया। और हमें पूरा भरोसा है कि वंस द न्यू पार्लियामेंट, वंस द न्यू पावर स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड और इंडियन लीडर्स को जो है पावर जब दिया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, तो वुमेन के लिए भी राइट्स जो है इंप्रूव होंगे। तो ये कौन सी दूसरी विमेन फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने ये लेटर लिखा था टू द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट? सिमिलरली 1971 में एक गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी थी एक कमिटी टू स्टडी द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। और ये जो कमिटी बनाई गई थी इंडिया ने, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी कंट्री के रिक्वेस्ट पे किया गया था। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या देश कौन सी थी? और सिमिलरली एक जो है पर्टिकुलर प्लान था जिसने रेकमेंड किया था इनफैक्ट कि रिजर्वेशन जो है वुमेन को दिया जाए राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ पंचायत ऑल द वे टिल द पार्लियामेंट, राइट। सो ये सबसे पहली बार बहुत स्टॉन्च टर्म्स में, बहुत क्लियर टर्म्स में कौन से प्लान ने मेंशन किया था, राइट। तो इसके आंसर्स देखेंगे। मैडम सरोजनी नायडू थी जिन्होंने 1931 में ये लेटर लिखा था पीएम ऑफ ब्रिटेन को कि हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दिया जाए। सिमिलरली 1971 में यूनाइटेड नेशंस ने जो है इंडिया को रिक्वेस्ट किया था फॉर अ स्टेटस ऑफ वुमेन रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट उनको चाहिए था फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर 1975 में जो होने वाला था, राइट। सो उसके लिए रिक्वेस्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमिटी अपॉइंट करी थी, राइट। बट नथिंग रियली केम आउट ऑफ इट। स्टेटस ऑफ वुमेन जरूर स्टडी किया था, बट उससे कुछ फायदा नहीं हुआ था। फिर फाइनली 1988 में द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान लॉन्च किया था, जिन्होंने एक मतलब काफी लीडर्स थे वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने सॉरी इंडिया वाइड लीडर्स इसमें शामिल थे। और इस प्लान ने जो है पोजीशन ऑफ वुमेन को स्टडी करके काफी सारे पॉइंट्स रखे थे, रिकमेंडेशंस किए थे। आई थिंक ऑलमोस्ट 300 प्लस पॉइंट्स थे इन्होंने जो रखे थे, विच एम्ड टू इम्प्रूव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। और इन्होंने रेकमेंड किया था कि वुमेन लीडर्स को, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाए राइट फ्रॉम द रिजर्वेशन दिया जाए एटलीस्ट राइट फ्रॉम द पंचायत लेवल्स ऑल द वे टिल द पार्लियामेंट, लोकसभा लेवल। बट इवन दो रिकमेंडेशन जरूर आए थे, बट इस पे
काफी सालों तक कुछ एक्शन हुआ नहीं था, बट फाइनली 2 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए, और इन दोनों अमेंडमेंट से जो है वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिला इन द पंचायत लेवल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, राइट। सो दिस वाज वन विक्ट्री, बट उसके बाद जो है इन सब्सिक्वेंटली पंचायती राज से पार्लियामेंट की तरफ जो बढ़ना था विमेंस का रिजर्वेशन, वो नहीं हो पाया। इनफैक्ट कई बार ट्राई जरूर किया गया, बट इट डिडंट रियली हैपन। और करंटली जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है वो सीक करता है रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो कितना परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन सीक करता है ये वुमेन के लिए। और फाइनली वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है सबसे पहले पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? मैंने बोला कि कई बार ये इंट्रोड्यूस हुआ, बट व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड? तो आंसर इज की 73rd एंड 74th अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को दिया था। करंटली 33% रिजर्वेशन मांगता है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल सबसे पहली बार देवेगौड़ा गवर्नमेंट ने जो है 1996 में इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में। Obviously it didn't really come to anything at that point in time. Subsequently भी कई बार एटलीस्ट 4-5 टाइम्स ये इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में, बट एवरी टाइम इट हैज मेट एक तरफ ऑपोजिशन, दूसरी तरफ इवन दो लोग समर्थन देते हैं बट वोटों से नहीं, केवल वर्ड से, एम्प्टी वर्ड से समर्थन देते हैं इस चीज को। और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है कि इस पे देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो ओपोनेंट्स हैं इस बिल के, वो कहते हैं कि भाई अनलाइक कास्ट बेस्ड या इकोनॉमिक रिजर्वेशंस, वुमेन जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड क्लास नहीं है, तो उनको जो है एक एज वन एंटिटी ट्रीट नहीं किया जा सकता है, उनको एक रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, just like you would do with castes, क्योंकि all a particular caste will have similar sort of conditions and environment, जबकि all women are not. Similarly बात ये आती है कि women को रिजर्वेशन देना जो है अनड्यूली उनको एक एडवांटेज देना है, क्योंकि it doesn't mean कि they really belong at the governance levels at various stages. उनको रिजर्वेशन दे देंगे तो it will only mean कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं होंगे जो इलेक्ट होंगे, राइट। सो दिस इज अनदर criticism that is given, right or wrong, these are there, and in fact the government को भी जो है इन सब criticisms का सामना करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स को इंडिया में अलाउ किया जा रहा है, राइट। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है अलाउ किया है, फाइनली बहुत ऑपोजिशन हुआ, इनफैक्ट पहले जो है कंप्लीटली अगेंस्ट थी बार काउंसिल इस पर्टिकुलर एक्शन के, बट फाइनली जो है रूल्स अमेंड किए गए और फ्रेम किया गया था बार काउंसिल रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स इन इंडिया इन 2021। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। अबव रूल्स जो है फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स को किन एरियाज में प्रैक्टिस करने की परमिशन देती हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए उनको क्या कंडीशंस मीट करने पड़ेंगे इंडिया में, और ये कंडीशंस, ये रेस्ट्रिक्शंस जो है दे विल नॉट अप्लाई टू लॉ प्रैक्टिस बाय अ लॉयर और लॉ फर्म व्हेन इन व्हाट सिनेरियो। देन फाइनली कौन से एक्ट के अंडर जो है एडवोकेट्स, बीसीआई मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर जो एनरोल्ड है, उन्हीं लोगों को इंडिया में लॉ प्रैक्टिस करने का परमिशन देता है, राइट। सो विच एक्ट इज दिस वन? और पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कब ऑब्जर्व किया था, इनफैक्ट लास्ट कब ऑब्जर्व किया था कि फॉरेन लॉ फर्म्स और लॉयर्स को इंडिया में प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं दी जाती है, वेदर इट इज फॉर लिटिगेशन और फॉर नॉन लिटिगियस पर्पसेस, मतलब एडवाइजरी रोल में भी जो है इनको अलाउ नहीं किया जाएगा इंडिया में। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कब था? तो इनके आंसर्स देखते हैं। पहली बार जो है अब इंडिया में अलाउ किया जा रहा है लॉयर्स को प्रैक्टिस करने के लिए, लॉ फर्म्स को प्रैक्टिस करने के लिए इन द areas of foreign law, diverse international law and international arbitration, specifically international arbitration matters in India. और इसमें इन मैटर्स में प्रैक्टिस करने के लिए लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स विल नीड टू रजिस्टर विथ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड इवन दो ये रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड है, ये रेस्ट्रिक्शंस तब लागू नहीं होंगे जब फॉरेन लॉयर जो है ऑन अ फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट बेसिस पे आते हैं, और स्पेसिफिकली 60 डेज से ज्यादा जो है इस उनका काम नहीं होता है इंडिया में, तो देन दैट इज अलाउड, देन दीज रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट
not there applicable. एंड द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 मैंडेट करता है कि वही लोग जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, एनरोल्ड है, वो इंडिया में लीगल प्रोफेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में. और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में रूलिंग दी थी कि भाई ऑब्जर्व किया था कि भाई इंडिया में फॉरेन लॉयर्स और फॉरेन लॉ फर्म जो है, लिटिगेशन हो या नॉन लिटिगेशन मैटर्स हो, उसमें वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती इंडिया में, राइट. So that sort of sums this up. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. पैट्रिक फ्रेंच काफी सेलिब्रेटेड हिस्टोरियन है और बायोग्राफर है, राइटर है, और इनको काफी अवार्ड्स भी इनको मिले गए हैं. वो रिसेंटली पास अवे करे गए. इंडिया में वो गुजरात यूनिवर्सिटी के जो है इनॉग्रल डीन थे, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के, आई एम सॉरी, और उनका देहांत हुआ कैंसर से कुछ रिसेंटली. तो ये फेमस किस लिए है? तो वन ऑफ द रीजंस व्हाई इज फेमस इज दैट ही इज रिटन द बायोग्राफी ऑफ अ फेमस इंडियन ओरिजिन राइटर फ्रॉम ट्रिनिडाड. इनफैक्ट ट्रिनिडाड के ही वो सिटीजन है, बट इज अ वेरी मच एन इंडियन एक्सपैट्रिएट. तो ये कौन से राइटर, फेमस राइटर है जिनका उन्होंने बायोग्राफी लिखा था? इनफैक्ट जो मिस्टर फ्रेंच है, पैट्रिक फ्रेंच है, उन्होंने एक यूके के सिटीजन थे, वो आयरिश थे, और उन्होंने एक अवार्ड जो है वापस दे दिया था बाय द यूनाइटेड किंगडम, राइट. तो ये अवार्ड उन्होंने वापस दे दिया था कि भाई मेरी इंडिपेंडेंस को कर्व करेगा ये. तो ये कौन सा अवार्ड था? और इनकी एक किताब थी जो बहुत फेमस हुई थी, अबाउट ब्रिटिश सोल्जर जो तिब्बत में एक मिलिट्री एक्सपेडिशन पे आता है, और ऑब्वियसली कम्स थ्रू द रूट ऑफ रोहतांग पास एंड सिक्किम. तो ये कौन सी किताब थी? एंड फाइनली जो अभी आखिरी में देहांत होने से पहले वो एक किताब पे काम कर रहे थे. इट वाज अ बायोग्राफी ऑन द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. उन लेडी राइटर थी, उन पे ये बायोग्राफी लिख रहे थे. वो कौन सी लेडी राइटर थी? तो इनके आंसर्स देखेंगे. वीएस नाइपॉल इज द ट्रिनिडाडियन राइटर, इंडियन एक्सपैट्रिएट जो है, उन पे इन्होंने इनका जो बायोग्राफी था काफी फेमस हुआ. और इन्होंने जो है 2003 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वापस लौटा दिया, राइट. इट्स अ वेरी सेलिब्रेटेड, वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, बट इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. और इनकी वन मोर फेमस बुक जो इनकी थी वो थी द यंग हस्बैंड, द लास्ट ग्रेट इंपीरियल एडवेंचरर. और ये किताब भी काफी पॉपुलर थी अमंग्स द लिटरेरी सर्कल्स. एंड फाइनली जो किताब पे ये काम कर रहे थे वो थी बायोग्राफी अबाउट मिस डोरिस लेसिंग. एंड डोरिस लेसिंग इज आल्सो somebody who has won the Nobel Prize for Literature and also won many other awards, और काफी हाईली रिगार्डेड है इन द लिटरेरी सर्कल्स, राइट. तो उनकी बायोग्राफी पे ये काम कर रहे थे. नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. 7 इंडिया के स्टेट्स हैं जिनको टेक्सटाइल का पार्क मिल रहा है. ये अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री ने किया, और दीज टेक्सटाइल पार्क्स जो है सेटअप हो रहे हैं पीएम मित्रा स्कीम के अंडर, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, राइट, मित्रा स्कीम. और ये जो पार्क्स हैं 7 स्टेट्स में लॉन्च हो रहे हैं. दी 7 स्टेट्स बीइंग तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, राइट. तो इन पे क्वेश्चंस देखते हैं कि पीएम मित्रा जो टेक्सटाइल पार्क्स है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट के अनुसार वो जो है दे आर इन लाइन विद द मेक इन इंडिया ऑब्जेक्टिव, एंड इनफैक्ट वो 5F विजन को के लाइन पे है. तो ये 5F मिशन जो पीएम मोदी ने मेंशन किया था वो क्या है? और ये बिलीव भी करते हैं कि दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल, दिस स्कीम इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ मेक इन इंडिया एंड व्हाट अदर पॉपुलर ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया. और इनफैक्ट ये दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जनरली स्पीकिंग इंडियन गवर्नमेंट का एक मेजर पॉलिसी ड्राइवर है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल आउटले इस प्रोजेक्ट के लिए तो इस साल की बजट में केवल 2200 करोड़ का है, बट ओवरऑल आउटले कितना है? इस टोटल आउटले इस प्रोजेक्ट के लिए कितना है जो एस्टिमेट किया गया है? और कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है जो इंट्रोड्यूस की गई थी टू मेक इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, और अट्रैक्ट करे इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स को एनहांस करें, राइट. तो ये कौन सी गवर्नमेंट स्कीम थी, राइट. इट्स अ वेरी पॉपुलर स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली. और टेक्सटाइल की यूनियन मिनिस्टर कौन है?
राइट। तो इसके आंसर्स देखेंगे। द पीएम मित्रा जो स्कीम है वो 5F विजन के लाइन में है, और ये 5F विजन हैज टू डू विद फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, राइट। और मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव के लिए ये ग्रेट एग्जांपल है, ताकि बेसिकली एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने का जो इंडियन गवर्नमेंट का रिसेंट इनिशिएटिव है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वन मोर थिंग जो स्कीम जो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो है द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। आपको इंसेंटिव्स देगी द गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन दैट यू आर एबल टू अचीव, राइट। सो द PLI स्कीम ये है। और फाइनली जो पीएम मित्रा स्कीम है उसके लिए टोटल बजट आउटले इज अबाउट 4,455 सॉरी 4,445 करोड़ का। और इसमें से 200 करोड़ का एलोकेशन इस साल हुआ है, बट द रिमेनिंग विल गो टू दी 7 पार्क्स। आई थिंक 500 करोड़ पर पार्क दिया जा रहा है फॉर यू नो फॉर फॉर एक्वायरिंग लैंड, फॉर सेटिंग इट अप एंड यू नो ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए जो है 500 करोड़ पर पार्क दिया जा रहा है। और एडिशनली कुछ 300 करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजों के लिए भी दिया जा रहा है, राइट। सो इट्स अ हेवी सम ऑफ मनी कमिटेड टेक्सटाइल पार्क्स के लिए। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल जो है वो है श्री पीयूष गोयल। आज के आखिरी टॉपिक पे आते हैं, फेक न्यूज का। यू नो फेक न्यूज का एक पर्टिकुलर कैंपेन हुआ था TN में, जब माइग्रेंट वर्कर्स जो है बिहार के और तो उन वो जो है मतलब जब वो फेस्टिवल सीजन में जो है जाने लगे, तो ये कैंपेन हुआ। कहा जाता है कि ऑब्वियसली दिस कैंपेन कोइंसाइडेड विद you know the lot of non BJP parties like DMK and other parties, उनके रिप्रेजेंटेशन UN में सॉरी तमिलनाडु में हो रहा था। तो उस मीटिंग में और अदर उस पर्टिकुलर इवेंट के टाइम पे ये कैंपेन लॉन्च किया गया था। तो ऑब्वियसली इम्प्लीकेशन यही है कि रूलिंग गवर्नमेंट है BJP है, उन्होंने ये फेक कैंपेन को सपोर्ट किया है और यूज किया है, वेपनाइज किया है इसको टू मेक श्योर कि ऑपोजिशन में यूनिटी ना हो, राइट। और इनफैक्ट इस फेक कैंपेन में जो दिखाया है कि मतलब बहुत सारे वर्कर्स डर के घबरा के जा रहे हैं, कुछ वर्कर्स की मौत भी हुई है, बट ऑल ऑफ दिस हैज सिंस बीन प्रूव्ड फॉल्स। और इनफैक्ट कहा जाता है कि ये जो फेक कैंपेन का शूट करने वाला जो वीडियो शेयर करने वाला जो अकाउंट है वो बिहार में रहने वाले किसी रेजिडेंट का अकाउंट है, राइट। सो ये इसका खुलासा हुआ है रिसेंट पास्ट में। तो इस पे क्वेश्चंस क्या है कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम बताइए, और स्पेसिफिकली मिस इन्फॉर्मेशन को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया, US, UK और यूनाइटेड किंगडम सॉरी इंडिया, US, UK और यूरोपियन यूनियन के कुछ लेजिस्लेशंस पास हुए हैं। इनको आप टेबल में देख करके मैच कीजिए, राइट। तो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के हैं मिस्टर MK स्टालिन, और जो लेजिस्लेशंस है, इंडिया का लेजिस्लेशन इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। जो यूके का लेजिस्लेशन है दैट इज कॉल्ड सिंपली कॉल्ड द ऑनलाइन सेफ्टी बिल। जो यूरोपियन यूनियन का है दैट्स कॉल्ड द कोड ऑफ प्रैक्टिसेस ऑन मिसइंफॉर्मेशन 2022। एंड फाइनली US का जो लेजिस्लेशन है दैट्स कॉल्ड एजुकेटिंग अगेंस्ट मिसइंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन एक्ट। So these are how you can match these legislations with various countries. इस टॉपिक पे और कुछ क्वेश्चंस हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का कौन सा सेक्शन है जो गवर्नमेंट को देता है ये पावर टू ब्लॉक एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन आउट ऑनलाइन दैट ऑब्वियसली इट कंसिडर्स अ थ्रेट टू इट्स सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और स्टेट के पब्लिक ऑर्डर की सेफ्टी के लिए वो इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। तो ये कौन सा सेक्शन है जो अलाउ करता है। एंड फाइनली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को जो है एम्पावर किया गया है टू फ्लैग इनएक्यूरेट, बेसिकली फेक न्यूज को टारगेट करने के लिए ये पावर जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को दी गई है कि कौन सा इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन है, कौन सा न्यूज डिसइंफॉर्मेशन है, फेक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। एंड फाइनली कौन सा एक्ट है जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश करता है टू टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज एजेंसीज इन इंडिया। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को कौन सा एक्ट एस्टैब्लिश करता है बेसिकली।
तो द आंसर इज कि आईटी एक्ट 2000 का जो है सेक्शन 69A है, वो गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करेगी, फ्लैग करेगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है। एंड फाइनली द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978, जिसके अंडर वो फ्रीडम ऑफ प्रेस और न्यूज़पेपर्स और मीडिया एजेंसीज के स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट और मेंटेन करेगी, राइट। सो इसी के साथ इस हफ्ते के सारे जी के टॉपिक्स डिस्कस हो गए। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा। डेफिनेटली थम्स अप साइन दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो डेफिनेटली एंकरेज करूंगा कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और फाइनली आपको जाते जाते ये बात कहूंगा कि हमारी मॉक टेस्ट सीरीज को जरूर एक्सेस कीजिए। एक फ्री मॉक जो है आपको बड़े आराम से एक्सेस हो जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे जो दिया गया लिंक है उस पर नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए, साइन अप कर लीजिए। और हमारे हाई क्वालिटी मॉक्स काफी गारंटी के साथ आते हैं, हाई क्वालिटी के, क्योंकि ये बिल्कुल क्लैक के पैटर्न के जैसे ही बनाए हैं हमने। और ऑब्वियसली इसमें कुछ वेरिएशंस भी डालेंगे जो आपको चैलेंज जरूर करेंगे। सो डू चेक इट आउट। पोर्टल पे आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे और फाइनली आपको एनालिसिस भी आराम से मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को समझ सकते हैं। सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम। आज ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और साइन अप कीजिए। आई होप यू डू दैट। टिल आई meet you next, this is goodbye from me. Thank you, have a great day, wish you all the very best, guys.